एडवोकेट जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं। इमरान भाई, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 19 तारीख में नगीना लोकसभा में प्रथम चरण का चुनाव होना है। इसको लेकर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया है? आप नगीना की जो लोकसभा की सीट है वो इंडिया अलायंस के लिए नंबर 1 की सीट थी, A क्लास सीट, जिसको वो बड़े आराम से जीत सकते थे। पर चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ मैदान में उतर के इस पूरे के पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया है और रोमांचक कर दिया है। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अभी भी पूरी तरह से दलित नेता नहीं है। वो एक सेक्युलर आवाज बन रहे हैं जो दलितों के लिए भी उठ रही है, पिछड़ों के लिए भी उठ रही है, और उनका मायावती की तरह वामसेफ के चुनाव लड़ते तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में वो सबसे बड़ी जीत उन्हीं की होती। वो 3-4 लाख वोटों से भी जीत सकते थे। इमरान भाई, उन्होंने चुना कि वो अपनी पार्टी से लड़े, उससे पूरा का पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। और अगले आने वाले 1-2 दिन में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दलित अपना रुझान एक तरफ अगर कर सकता है तो फिर वही सीट निकलेगी, चाहे वो इंडिया अलायंस की हो, चाहे वो आजाद पार्टी की हो। लेकिन इसके लिए दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी जहां वोट करेगा एक साथ, या जिस परसेंटेज में वोट करेगा उसी हिसाब से चुनाव का परिणाम आएगा। ये बहुत ही त्रिकोणीय मुकाबला है जिसके बारे में कोई इस वक्त अनुमान लगा पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। इमरान भाई, चंद्रशेखर आज़ाद ने गठबंधन में एक सीट मांगी थी नगीना लोकसभा की, लेकिन अखिलेश यादव जी ने सीट नहीं दी और समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा कर दिया। क्या आपके नज़दीक ये एक बड़ी गलती हुई है? मेरे ख्याल से इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने चंद्रशेखर को ऑफर करा था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन उनको साइकिल से चुनाव लड़ने के लिए बोला गया था, क्योंकि साइकिल यहाँ पे हमेशा से मजबूत रही है, उसका काफी अच्छा गढ़ है। पिछड़ा वर्ग नगीना सीट पे काफी ज्यादा है, अल्पसंख्यक काफी ज्यादा है, जिसका हमेशा से रुझान साइकिल की तरफ रहा है समाजवादी पार्टी की। पर चंद्रशेखर आजाद ने जो फैसला लिया और ये कहा कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे और वो इंडिया अलायंस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये काफी हद तक उन लोगों को इस बात से भी धक्का पहुंचा है जो लोग सेक्युलर ताकतें हिंदुस्तान में काम कर रही हैं और चंद्रशेखर से बड़ी लंबी पारी खेलने की उम्मीद रखी थी। तो चंद्रशेखर को शायद इस वक्त जब संविधान बचाने की बात हो रही है, जान बचाने की बात हो रही है, गणतंत्र लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, उस टाइम चंद्रशेखर ये नहीं कह सकते कि मैं प्रयोगात्मक तरीके से एक्सपेरिमेंटली अपनी पार्टी के निशान से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मेरे ख्याल से ये उन्होंने कोई समझदारी का परिचय दिया नहीं है। उनको शायद साइकिल से इंडिया अलायंस वाले टिकट दे रहे थे पर उन्होंने नहीं लिया और वो केतली से लड़ना चाहते हैं। तो ये काफी परिपक्व ये निर्णय नहीं है चंद्रशेखर का, और मुझे लगता है ये काफी सेटबैक उनको भी पहुंचा सकता है, समाजवादी को भी पहुंचा सकता है, पूरे लोकतंत्र को पहुंचा सकता है, और जो संविधान बचाने की और सेक्युलरिज्म की लड़ाई चल रही है उसको काफी बड़ा झटका और धक्का है इससे। क्या लगता है अगर गठबंधन से एक ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में होता तो भाजपा को हरा पाता? तो मुझे लगता है कि नगीना की सीट शायद पूरे देश में ऐसी सीट होती जिसपे सबसे ज्यादा वोटों से कोई कैंडिडेट जीतता और बीजेपी को बुरी तरह हरा रहा होता। शायद 1-2 लाख वोटों का भी मार्जिन हो सकता था इसमें। मेरे साथ है, मेरी गश्त कर रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है, जिसे समाजवादी पार्टी के लोग ये कह करके बयान कर रहे हैं कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी की बी टीम है। इसलिए इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है वो समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने जिस तरह से अपना कैडर मजबूत किया है, और उसके अलावा जैसा कि हमने पिछले 10 सालों में देखा है, उन्होंने जगह जगह इलेक्शन हारने के बाद भी सरकार बना ली और चलती हुई सरकारों को गिरा दिया। उस हिसाब से इसमें कोई शंका नहीं हो सकती कि हो सकता है उन्होंने चंद्रशेखर से भी कोई डील कर ली हो, क्योंकि चंद्रशेखर खुद काफी सारे मुकदमे झेल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल मानने वाली है कि चंद्रशेखर जिस तरह की स्पीचेस इस इलेक्शन से पहले दे रहे थे, जिस तरह की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उस तरह की लड़ाई उन्होंने छोड़ दी है, क्योंकि ये पार्टी बनाने का टाइम नहीं है, ये देश बचाने का टाइम है। तो चंद्रशेखर इस वक्त मेरे हिसाब से नगीना की सीट पे वही काम कर रहे हैं जो वैसी बहुत सारी जगहों पे करते हैं। और कोई शक नहीं कि कौन बीजेपी की बी टीम है, कौन सी टीम है,
ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते बंद कमरों में जिस तरह की मीटिंगें बीजेपी करती है और रणनीति बनाती है। रही बात यह कि चंद्रशेखर की रैलियों में बहुत भीड़ आ रही है, नौजवान आ रहा है। मुद्दे की बात यह है कि रैलियों में भीड़ आना और उसका वोट में कन्वर्ट होना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की अच्छी खासी रैलियों में बहुत भीड़ आई और बहुत सारे लोग प्रियंका की रैलियों में गए, लेकिन वो अपनी अमेठी की सीट भी नहीं बचा पाए जो उनकी खानदानी सीट थी। तो रैली में भीड़ का आना और बैलेट में कन्वर्ट होना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर ने काफी गलत निर्णय लिया है अपने राजनीतिक कैरियर के हिसाब से भी, जो उनका आने वाला कैरियर है, और इस वक्त जो वो संविधान बचाने की, सेक्युलरिज्म को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके भी खिलाफ है उनका ये निर्णय। अगर वो चाहते तो इस वक्त वो बहुत आराम से ये सीट निकाल सकते थे अगर वो समाजवादी के चुनाव पे लड़ रहे होते। बिल्कुल साफ तरीके से ये देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर के मैदान में आने से ना केवल ये मुकाबला रोचक हुआ है बल्कि ये थोड़ा बीजेपी के पाले में भी गया है। बीजेपी का पलड़ा इससे भारी हो रहा है क्योंकि वोट कटते हुए काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। वोटों का बंटवारा ही बीजेपी की जीत है, क्योंकि अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार के आज भी 38% वोट हैं। बीजेपी कोई 100% वोट नहीं ला रही, बीजेपी कोई 70% वोट नहीं ला रही, बीजेपी कोई 60% वोट नहीं ला रही, बीजेपी 50% वोट भी नहीं ला रही। लेकिन चूंकि बाकी 3 कैंडिडेट मिलके 38% वोट भी नहीं ला पा रहे तो वो बीजेपी जीत रही। तो बीजेपी की जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो बहुत सही है। अब बीजेपी किसको फंड कर रही है, किसको फंड नहीं कर रही है, उनके पास पूरी सरकारी मशीनरी है, वो ईडी, आईबी, सीआईडी, सीबीआई का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात समझ पाना आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जब आप बार बार ये बोलते हैं कि भाई संविधान बचाने की लड़ाई है, मुझे लगता है ये नारा बिल्कुल खराब है। इसलिए खराब है कि आम आदमी जो रोज अपनी रोटी रोजी, कपड़ा, मकान और नाली, सड़क, बिजली, पानी की समस्या से झेल रहा है, उसको तो ये पता भी नहीं है कि संविधान क्या है और क्या संविधान को बचाने की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि संविधान पे ऐसा कोई खतरा है नहीं जितनी बड़ी बात ये हो रही। बात ये है कि हम गणतंत्र बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस तरह की इस वक्त हुकूमत और इलेक्शन में जा रहे हैं, वो इलेक्शन रशिया में होते हैं, वो इलेक्शन नॉर्थ कोरिया में होते हैं, वो इलेक्शन ईरान में होते हैं, पर वहां बस हमेशा एक ही आदमी जीत रहा होता है। तो इलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आप गणतंत्र में रह रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी हद तक हमारे गणतंत्र में बहुत ज्यादा नुकसान पहले ही पहुंच चुका है और इस तरह की चुनावी निर्णय जैसा चंद्रशेखर ने लिया है, ये इस नुकसान को और ज्यादा बड़ा बनाएंगे। लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए आने वाले समय में इससे और परेशानियां बढ़ेंगी। जो जिम्मेदार फैसले लेने चाहिए वो ये जिम्मेदार फैसले नहीं ले। अखिलेश यादव ने नेशनल चैनल पर एक बात कही है कि हमने जिसको भी अपने साथ जोड़ा उसने हमें धोखा दिया, इसीलिए उन्होंने नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर को गठबंधन में नहीं शामिल किया। आप कितना सहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है वो बिल्कुल शामिल करना चाहते थे। ये सब बात उन्होंने बार बार कही है, वो शामिल करना चाहते थे। और चंद्रशेखर बहुत ही पसंदीदा शख्सियत है इंडिया अलायंस के लिए। चंद्रशेखर जैसे लोगों को मिला के ही इंडिया अलायंस बना है और चंद्रशेखर को ऐसा कोई हो नहीं सकता था कि इंडिया अलायंस टिकट देने को मना करे। चंद्रशेखर अगर ये बात खुले तौर पे कहीं कह भी नहीं रहे कि मेरे को इंडिया अलायंस ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि सच बात यह है कि उनकी और अखिलेश की काफी चरणों में मीटिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रशेखर ने इस बात पे राजी नहीं हुए कि वो साइकिल से या इंडिया अलायंस के साथ इलेक्शन लड़े, बल्कि उन्होंने चुना कि वो अलग इलेक्शन लड़े और वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमने बिहार के विधानसभा चुनाव में देखा था, जिसमें ओवैसी साहब ने एमआईएम को इलेक्शन लड़ाया और सीमांचल की 5 सीटें एमआईएम ने जीती, जिसमें उन्होंने बेहतरीन उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी के हराए और 5 सीटें जीतने के बाद विपक्ष का विधायक शायद नल भी नहीं गड़वा सकता कहीं और सरकार बीजेपी की बन गई। तो आपकी पार्टी के 5 विधायक आ गए, लेकिन आप सरकार में तो हो नहीं। आपके वो 5 विधायक किसी काम के नहीं है। कोई आदमी उनके पास जाएगा, वो कहेंगे हम तो विपक्ष के आदमी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई लड़ाई ये नहीं है कि आपको अपनी पार्टी बनानी है या आपको यहीं पे इस वक्त ही पार्टी बनानी है। लड़ाई ये है कि पहले आपको उस लेवल पे जाना है कि फेयर एंड साफ सुथरे इलेक्शन होने शुरू हो हिंदुस्तान में, लेकिन आप वहां तक जाने को तैयार ही नहीं हो। आप तो दूसरी तरह की डीले कर रहे हो। तो ये खुले तौर पे चंद्रशेखर जी का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय नहीं है। वो जीते नहीं, मेरा सवाल ये है, जैसे कि अभी कुछ माह पहले तक जयंत जी लोकदल इंडिया गठबंधन में शामिल थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उन्हें तोड़ लिया इंडिया गठबंधन से और अब वो भाजपा यानी कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश को उन पर बहुत ट्रस्ट था, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को धोखा दिया।
तो अब कहीं ऐसा तो नहीं लगा अखिलेश को कि अगर मैं चंद्रशेखर को गठबंधन में शामिल करता हूं तो ये भी धोखा दे? देखो, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह की रणनीतियां बीजेपी अपना रही है, यह हिंदुस्तान के आजाद हिंदुस्तान और गुलाम हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ है और शायद 5 साल बाद 3 साल बाद उसकी जमानत के टाइम सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि इनके खिलाफ तो एक सबूत की चिट्ठी तक नहीं थी, एक कागज का पुलिंदा नहीं था, जो 2G में हुआ, जो कोल स्कैम में हुआ। तो बीजेपी जिस तरह का प्रेशर लोगों पे डाल रही है, तो जयंत जी ने क्यों ये निर्णय लिया कि वो बीजेपी जाए, ये मैं बता नहीं सकता, ये उनकी अपनी राय है। पर मैं समझता हूं बहुत सारे राजनीतिक दबाव, पुलिस के दबाव, ईडी के दबाव, शोषण के दबाव इन नेताओं के ऊपर आम जनता से ज्यादा पड़ रहे हैं और वो उसमें फैसले ले रहे हैं और बीजेपी इस रणनीति में बहुत अच्छे से कामयाब हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी की रणनीति इंडिया अलायंस और बाकी दलों से बहुत ज्यादा अच्छी है। वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पूरी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और वो अपने फेवर में लोगों को झुका रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी भी फैसले को झुकाने के लिए, जज को झुकाने के लिए उसके ऊपर दबाव डालें और कोई भी कानून के खिलाफ फैसला ले लें, तो ऐसा होता है, ये राजनीतिक दल करते हैं। दूसरी सबसे बुरी बात जो हिंदुस्तान की गणतंत्र में आ रही है, डेमोक्रेसी में और इलेक्शन में आ रही है, वो ये है कि लोग पार्टियां बड़ी तेजी से बदलते हैं और इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, इसके ऊपर कोई, इतनी बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोई कानून नहीं है, कोई समझ नहीं है कि भाई आप एक पार्टी से जीतते हैं, आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, लोगों ने आपको वोट दिया होता है, आप विपक्ष में चले जाते हैं, पक्ष में चले जाते हैं। तो ये जो दल बदलू राजनीति है और राजनीतिक फायदे को देखते हुए जो पार्टी, एक नेता 10 साल 15 साल अपनी पार्टी चला के चुनता है कि मैं अब इसमें जाना चाहता हूं, इस विचारधारा के साथ जाना चाहता हूं, मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा अवसरवादी राजनीति नजर आती है। आदमी अपने को बचाने के लिए या कुछ पाने के लिए राजनीति कर रहा है, वो